नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी आप सभी का जो है हिंदी कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज जो है हिंदी व्याकरण का तृतीय भाषा जो है और पाठ 2 वर्ण विचार को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इन पंक्तियों के साथ वर्ण विचार को कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पहचानो तुम मुझको भाई, टुकड़े मेरे हो नहीं सकते, वर्ण या अक्षर नाम है भाई। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है वर्ण। ठीक है, इससे छोटा कोई चीज़ हो नहीं सकता है किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी। अंग्रेजी में ABCD, हिंदी में का खा गा गा, ये वर्ण हैं, इनसे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, यही बता रहा है। आगे देखते हैं। बोलते समय हमारे मुँह में कुछ ध्वनियाँ या निकलती हैं जिन्हें लिखने के निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे आम बोलते समय आ प्लस माँ प्लस आ, यानी जो ध्वनि निकली आ प्लस माँ प्लस आ प्लस माँ प्लस आ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आम हो गया। ठीक है, इसी तरह से चिड़िया जब हमने बोला तो च प्लस ई प्लस ड़ प्लस आ प्लस ई प्लस या प्लस आ बराबर चिड़िया हो गया। ठीक है, आप देख लेना, इसको सामने ही लिखा है, नहीं सब कन्फ्यूजन हो। तो आगे देखते हैं। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिटी होते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वही वर्ण कहलाती है। एकदम से सिंपल भाषा में जिस भाषा की सबसे छोटी इकाई और उसका फिर कोई टुकड़ा ना हो सके वही वर्ण कहलाता है। अब वर्ण के भेद, तो वर्ण के 2 भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आगे देखते हैं स्वर को। तो स्वर टोटल कितने हैं? 11 हैं। अंग्रेजी में इन्हें वोवेल बोलते हैं, हिंदी में इसको स्वर बोलते हैं। जैसे हिंदी में अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, ये टोटल कितने हैं? 11 हैं। आगे देखते हैं आ। अब यहाँ पे एक आ का स्वरूप है जो मतलब विदेशी भाषाएं जो आई हैं उनमें उपयोग के लिए ये आगत वाला आ है। यह स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है जिसे आगत स्वर कहते हैं। ये डॉक्टर है, बॉल है, हॉल है, मॉल है आदि में प्रयोग में जो है लाया जाता है, जो आपको ब्लू कलर में आगे दिखा है आगत वाला आ। तो इसको समझ लेना है। अब दूसरा है अंग। इसे कहते हैं अनुस्वर कहते हैं। इसे बोलने में नाक से जो है ध्वनि निकलती है, इसका चिन्ह जो है बिंदु है। जैसे हंस, घंटी, सुंदर, पंखा, अंग आदि। ठीक है, तो ये हमने जाना कि जो है हंस बोलेंगे तो ऊपर जो है बिंदी जो आएगी वही अनुस्वर है, और जब हम पंखा बोलेंगे तो उसमें भी अनुस्वर, पा के ऊपर जो अंग की बिंदी है वो है जो है अनुस्वर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें ये जानना है कि जो भी कोई शब्द हम बोलेंगे तो उसके पहले जो है, जैसे हंस है तो ह प्लस अ प्लस अंग की बिंदी उसके बाद आएगी, मतलब स्वर के बाद ही अंग की बिंदी आएगी, पहले नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हंस या पंखा। आगे देखते हैं अनुनासिक क्या है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं अनुनासिक क्या है, किसे कहते हैं। तो इसे बोलते समय नाक और मुंह दोनों में ध्वनि निकलती है। नाक से भी मुंह से भी ध्वनि जो निकले वही जो है चिन्ह क्या कहलाता है? चंद्र बिंदु कहलाता है। जैसे ये जो स्वर के साथ ऊपर चंद्र बिंदु में प्रयोग में आएगा, जैसे चांद और हंसना, इसमें क्या होगा? इसमें ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। तो जहाँ पे स्वर के साथ में चंद्र बिंदु आता है वही जो है क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक जो है बच्चों आपको आ उ, ठीक है, में ही जो है चंद्र के रूप में प्रयोग में आएगा। जहाँ पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा होंगे वहाँ पे बिंदु ही होगा मात्रा के साथ एक्चुअली, लेकिन कहलाएगा क्या? कहलाएगा अनुनासिक ही। ठीक है, आगे देखते हैं अह। इसे विसर्ग कहते हैं। इसे बोलने में ह ध्वनि निकलती है। विसर्ग जैसे प्रातः तो हा ध्वनि निकली ना। आगे देखते हैं इसका चिन्ह क्या है विसर्ग का? 2 डॉट है, मतलब जो भी बोलेंगे लास्ट में, मतलब लास्ट वाला जो वर्ण होगा उसके बाद आएगी। जैसे प्रातः में ता के बाद में, ठीक है, स्वतः में भी ता के बाद में जो है, ये सब जो है अंतः ये भी ता के बाद में। और जो संस्कृत में शब्द जो होते हैं उपयोग में आते हैं उसमें भी जो है लास्ट में विसर्ग उपयोग में आता है।
आगे देखते हैं व्यंजन क्या है। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए जो है अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यदि अ स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो वह व्यंजन अधूरा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श। ठीक है, और श श श ह। ठीक है, इन सभी व्यंजनों को बोलने के लिए है जो है स्वर में अ की फर्स्ट लेटर जो है स्वर का अ उसकी सहायता लेनी पड़ती है। वो सब के साथ में ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। जैसे आपने कमल बोला, आपको ऐसे लगेगा कि इसमें किसी के साथ मात्रा नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसमें एक मात्रा होती, अ की मात्रा होती है, छोटा अ की मात्रा। क प्लस अ प्लस म प्लस ल प्लस अ बराबर कमल। तो सब के साथ में स्वर आ गया। ठीक है, तो व्यंजन के साथ स्वर कंपलसरी जुड़ा ही होता है। जहाँ पे व्यंजन नहीं होता है वहाँ पे व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे क आधा कर दो, तो जैसे शब्द एक एग्जाम्पल बताता हूँ, क्या। तो क्या में क प्लस य प्लस आ, तो क प्लस या आ गया डायरेक्ट, उसके साथ आ नहीं जुड़ा तो आधा हो गया। तो आधा होने से क्या हो गया, क्या हो गया, उसका आधा पंख कट गया। ठीक है, ऐसे ही ख्वाब, ख्वाब में आधा ख, वा पे आ की मात्रा तो वा प्लस आ और ब प्लस अ, ख्वाब। ठीक है, ख प्लस वा प्लस आ प्लस ब प्लस आ, ख्वाब। ठीक है, तो जहाँ पे स्वर नहीं होगा वहाँ पे व्यंजन आधा हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। आगे दें अन्य वर्ण जो है ड़ और ढ। देखो हम उपयोग में सबसे ज़्यादा इसको करते हैं, लेकिन जो है हम इस पे ध्यान नहीं देते जबकि ज़रूरत है। जैसे एक होता डा और एक होता ड़ा। ठीक है, जैसे कड़क, कड़क में ये ड़ा यूज करते हैं। अब पढ़ाई में, चढ़ाई में, ठीक है, इसमें भी ढ़ा की का यूज करते हैं। तो ड़ा और ढ़ा का बहुत ही विशेष महत्व है। इन्हें विशेषकर व्यंजन कहते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे सड़क, पकड़, घोड़ा, सीढ़ी, पढ़ना आदि। मैंने बताया भी आपको। संयुक्त व्यंजन तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, इनको हम जैसे देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन कैसे, तो संयुक्त वो होता है जो दो या दो से मिलकर जो है तीसरा कोई वर्ण का निर्माण करता है। जैसे क प्लस स बराबर क्या हो गया, क्ष बन गया। त प्लस र बराबर क्या हो गया, त्र हो गया। ज प्लस यहाँ बराबर क्या हो गया, ज्ञा। और स प्लस र बराबर क्या हो गया, श्रा। अब इनसे बनने वाले शब्द जैसे कक्षा, पत्र, ज्ञानी और श्रमिक आदि। ठीक है, तो ये संयुक्ताक्षर हैं और उनसे बनने वाले शब्द हैं ये। ध्यान दो, ऊपर दिए गए संयुक्ताक्षरों में जुड़ने वाले व्यंजन और मूल रूप से ही रहते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र से भिन्न इन संयुक्त व्यंजनों का रूप नहीं बदलता है। ठीक है, ये जैसे के तैसे रहते हैं। ठीक है, इनका कोई रूप बदलता नहीं है। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ दूसरा देखते हैं। जैसे उर्दू, फारसी आदि से आए हुए विदेशी शब्द, जैसे ज और फ के नीचे जो है नुक्ता लगता है, डॉट लगता है, उसका प्रयोग किस में किया जाता है, जो बाहरी शब्द हैं। जैसे कागज़, ज़मीन, अंग्रेजी, फ़कीर, लिफाफा आदि। जो विदेशी जो है जैसे फारसी और जो है अरबी शब्द हैं उनके नीचे लगता है। अर्थात कहने का मतलब विदेशी शब्द हैं उनके सबके नीचे ये लगता है। ठीक है, आगे देते वर्णमाला। जब वो सभी वर्णों अर्थात स्वरों और व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। परिभाषा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सीधा जब हम कोई वर्ण बोलते हैं और वो एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, क्रमबद्ध तरीके में होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। आगे देखते हैं मात्राएं। यहाँ कुछ लिखा है, जरा पढ़ें। जैसे हिरन, तेज, दौड़ता, हया। इससे हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ। अब पढ़ो, हिरन तेज दौड़ता है। अर्थात जब हम स्वरों को उनके साथ में जोड़ देते हैं तो उससे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उनकी मात्राएं हम उपयोग में लाते हैं तब वो प्रॉपर हमारे समझ में आता है। जैसे पहले भी हिरन था तो हिरन हो गया, तेज था तो तेज हो गया, दौड़ता ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या दौड़ता था, और है नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि पहले वाक्य में स्वर अपने मूल रूप में व्यंजनों के साथ लिखे गए थे, जबकि दूसरे वाक्य में स्वर पहले चिन्हों के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़े हैं। ठीक है, स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। स्वर के जो चिन्ह हैं उन्हीं को मात्राएं कहते हैं, और वही व्यंजन के साथ जुड़ के जो है
जो है प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड्स का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं हैं और उनसे बनने वाले शब्द हैं। एकदम से जो है इसको मतलब टेबल में दिया गया है, इसको सबको मात्राओं को देखना है और उसको लर्न करना, उससे बनने वाले शब्द को देखना है। इसके एक दो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे बड़ा आ, तो आ से क्या हो गया, रात और राजा। ठीक है, तो बड़ा यानी उसकी मात्रा है तो क्या हो गया, रात और राजा हो गया। ई तो जैसे गिन और गिलास हो गया। री तो कृपा और कृषक, और जो है एक ही मात्रा तो मेल और मेरा आदि जो शब्द इससे बन गया। आगे देखते हैं बच्चों, स्वर अपने मूल रूप में व्यंजनों के साथ जुड़कर भी शब्द बनाते हैं। जैसे जो है अ डायरेक्ट स्वर जुड़ गया तो अनार हो गया, अदरक हो गया। बड़ा तो आम हो गया, आग हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्वर जो है डायरेक्ट भी जुड़कर आगे और जो है वह नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन वह हमेशा आगे ही आते। आगे देखते हैं बच्चों, रा के रूप। रा के विभिन्न रूप हैं। जब आप लिखते हैं तो देखते हैं पहले रा का पूरा रूप होता है, जैसे रा से रात हो गया। ठीक है, पूरा रूप यूज किए। ठीक है, यहाँ पे दिया है, कुछ देख लेते हैं। रा की बनावट अन्य वर्णों के कुछ विभिन्न होते हैं। जैसे रा में ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ दिया जाए तो रू और रू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। शब्द क्या बनेंगे, रुपया, रुकना ये छोटा ऊ की मात्रा के साथ, और रूप और रूठना ये बड़ा ऊ की मात्रा के साथ है। अब दूसरा ख एग्जाम्पल देखते हैं। र एक ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, जैसे रेफ वाला रू। ठीक है, और दूसरा पदेन वाला रू। पदेन वाले यानी पैर में जो रा आता है वो, और अब पहले वाला रेप वाला रू जो उसके सर पे रा आता है वो। जैसे एग्जाम्पल, धर्म और कर्म में रेप वाला रू रा उपयोग में आया है आधा, और जो है पैर में जैसे क्रम, भ्रम, ड्रम, ट्रक ये जो है पैर में है, पदेन में यूज में आया है। आगे देखते हैं, वर्ण के रूप वर्ण के ऊपर लगना रेफ रूप कहलाता है। ठीक है, जब दूसरे वर्ण में जुड़ता है तब वह अपने से बाद वाले अक्षर के रूप में लिखा जाता है। जैसे स प्लस अ प्लस र प्लस प प्लस अ यानी सर्प। ठीक है, र के साथ में कोई भी स्वर नहीं है क्योंकि आधा है। ठीक है, चाहे पैर में हो चाहे सर पे लगा हो, किसी भी व्यंजन के साथ र जो है वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, उसके साथ कोई स्वर नहीं होता है। आगे देखते हैं, यहाँ रा आधा बोला जाता है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ रा आधा बोला जाता है, जो मैंने बताया आधा बोला जाता है, यानी स्वर उसके साथ है नहीं, तो क्या हो गया, ऊपर सर पे लग गया रेप के रूप में, चाहे पदेन यानी पैर में लग गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वर्ण के नीचे लिखना पदेन रूप। जैसे जब रा स्वर सहित दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तब अपने से पहले वर्ण के नीचे लगता है। जैसे जो है ग्रह, ग प्लस र प्लस अ प्लस ह प्लस अ, ग्रह यानी पैर में लगता है। यहाँ पे पैर में लगता, वहाँ पे पैर के नीचे लगता था। पीछे पदेन यानी पैर के नीचे, और यहाँ पे पैर यानी पैर के साथ में। ठीक है, जैसे ग्रह, आप एग्जाम्पल के लिए देखो तो इसमें क्या होगा, इसमें जिसके पैर के साथ लगेगा वो शब्द आधा होगा। जैसे ग आधा है, रा पूरा है, तो इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे ग्रह और दूसरा है प्रश्न। ठीक है, अब नीचे की ओर गोलाई वाले वर्णों ट और ड में यह इस प्रकार जुड़ता है, जैसे ट्रक। ठीक है, ट्रक और ड्रम, इसमें जो है रा के साथ स्वर जुड़ा होता है। जब हम उच्चारण करेंगे तो आपको पता ही चलेगा। जैसे ट र क, तो ट बोले तो ट बोले तो स्वर नहीं निकला, जब लेकिन र बोले तो उसके साथ आ गया ना, ट्र अ, उसके बाद में क प्लस अ, क ट्रक, ऐसे ड्रम। ठीक है, ऐसे इसको सभी को देखना, रा के रूप, और इसको लर्न करना है। चलो आगे देख लेते हैं, वर्ण विच्छेद को देख लेते हैं बच्चों। स्वर व्यंजनों को अलग करोगे, वर्ण विच्छेद को तब समझोगे। यहाँ पे क्या है, कोई भी शब्द है, जैसे मैंने लिया कमल, भारत, गुलाब, आंगन, कुछ भी लिया, लेकिन जब इसको विच्छेद करेंगे तभी हम समझेंगे कि जब हम बोलते हैं तो क्या क्या हमारे मुँह से निकलता है। जैसे हमने बोला भारत, तो भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस आ, तब क्या हुआ, भारत। तो हमने पूरा बोला, लेकिन हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तब पता चलेगा
कि इसमें क्या समाया हुआ था जो हमने बोला। दूसरा एग्जाम्पल गुलाब और आंगन का भी आप देख सकते हो, दिया है सामने। आगे देख लेते हैं। अब हमने जो है क्या समझा, ठीक है। वर्ण विच्छेद जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी वर्ण विच्छेद कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे कमल बोले तो क प्लस अ प्लस म प्लस ला प्लस कमल हो गया। कलम तो क प्लस अ प्लस ला प्लस अ प्लस म प्लस कमल हो गया, ठीक है। सुराही स प्लस उ प्लस रा प्लस आ प्लस हा प्लस ई सुराही। तो ये जो है वर्ण विच्छेद है जिसको आपने देखा। अब आगे देखते हैं कि हमने क्या जाना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ये सब हम जाने। इसके सीक्वेंस में देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ये जाना। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, हमने जाना। स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, ये हमने जाना। एक व्यंजन में एक प्रकार में एक ही मात्रा लगती है, ये हमने जाना। मतलब कोई भी व्यंजन हो उसके साथ एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। एक व्यंजन में एक बार में एक ही मात्रा लगती है, ठीक है। अब आप कोई बोलेंगे कि हूँ में सर 2 मात्रा है, तो हूँ में 2 मात्रा नहीं है। हूँ जो है बड़ा ऊ की मात्रा ही है, और जो स्वर है उसके बाद में अनुनासिक लगा है वह उसकी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो एक व्यंजन में एक ही मात्रा लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं। र तो अकेला ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से पूर्ण रूप और चिन्ह रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हमने पीछे समझाया। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्ण यानी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कि शब्द है उसको अलग अलग कर दो, तोड़ दो, कट करके अलग अलग कर डालो, ठीक है। उसके बाद उसको जोड़ो, तो जोड़ दिए। पहले शब्द वर्ण विच्छेद कर दिया यानी अलग अलग कर दिया। वर्ण संयोजन करना अर्थात जोड़ देना, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें जाना। आगे अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों। नीचे दिए गए स्वरों का मात्रा रूप में प्रयोग करते हुए जो है दो शब्द जो है उसको हमें देखना है। जैसे ई की मात्रा वाले दिन और चिड़ियाओं की तो जूस और तरबूज, री तो नृप और मृग, ए तो रेल और खेल, औ तो कौवा और पकौड़ी, और दूसरा औ तो छाता और बाजा। आगे देखते हैं सही जगह पर अनुस्वर लगाना। तो जैसे मूछ में जो है नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा अनुस्वर मूछ में, ठीक है। अनुस्वर या अनुनासिक, और क्या लगेगा, अनुनासिक लगेगा। चंद्र बिंदु है तो हंस में ऊपर जो अनुस्वर लगा। चांद में भी अनुनासिक लगा, घंटी में अनुस्वर लगा, ठीक है। अब देखिए वर्ण विच्छेद, ये वर्ण विच्छेद दिया गया है, सामने किया है, इसको आपको लिख लेना है। जैसे एग्जांपल एक दे देता हूँ। कोयल का प्लस ओ प्लस या प्लस अ प्लस ल प्लस आ कोयल, ऐसे सारा दिया है, इसको सभी को आपको कर लेना है। आगे देखते हैं। चित्र देखकर सही जगह पर मात्रा लगाना। जैसे गाड़ी, रुपया, चूहिया, मैदान, फूल और टोकरी, तो इसका सही मात्रा आपको लगा लेना है। अब रा के सही रूपों को जो यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं। ट्रक में नीचे पैर में लगा है, ठीक है। आगे सूर्य में या के ऊपर रा लगा है आधा, और समुद्र में दा के साथ में रा लगा है। आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और स्रा का प्रयोग करते हुए दो शब्द और लिखने हैं। तो जैसे क्ष का तो कक्षा और परीक्षा, त्र का तो सत्र और चित्र, ज्ञ का तो अज्ञान और ज्ञात, और स्र का तो आश्रम, ठीक है। इसी के साथ बच्चों ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। अब ये PA1 का जो है सिलेबस भी इसके साथ में एक कंप्लीट हो गया, तृतीय भाषा का। अब इन सभी का आपको रिवीजन करना और अच्छे से पढ़ना है, और जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है। और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं।